हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर 14। स्टैटिस्टिक्स बोलिए, स्टैटिक्स बोलिए, अलग अलग नामों से जो भी बोलना है। टिक्स टिक्स तो लगाइए नहीं, स्टैटिक्स ही बताइए, ठीक है। अब ये क्या है स्टैटिक्स, क्यों इसकी पढ़ाई की जाती है, क्या इसका यूज है मैथमेटिक्स में, लाइफ में क्या है। देखिए, सारी चीजें जो हैं स्टैटिक्स के बेस पर है। कहाँ की बात करते हैं? जितने भी डाटा बेस वर्क होते हैं ये सारी चीजें स्टैटिक्स से जुड़ी हुई है चीजें, ठीक है। जैसे जो कंपनियां वगैरह में काम होते हैं तो वहां पे डाटा का कलेक्शन होता है। उन कलेक्टेड डाटा के ऊपर एक आइडिया लगाया जाता है कि कौन सा काम बेटर है, कौन सा काम बेटर नहीं है। तो इन सारी चीजों की जो पढ़ाई की जाती है वो स्टैटिक्स को लेकर की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास 10th के अंदर इतना ज्यादा तो हमें पूरी कंपनीज की जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां तक पढ़ाया जा रहा है चलिए देखते हैं उसे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहली चीज है वो क्या है, इस चीज को देखो आप। इन क्लास 9th, सबसे पहले 9th की बात करते हैं। यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डाटा इनटू अनग्रुप्ड एज वेल एज grouped frequency distribution. You have also learned to represent the data pictorially in the form of various groups such as bar graph, histogram, including those of varying width and frequency of polygon. In fact, you went as a step further by studying certain numerical representative of the ungrouped data, also called measure of central tendency, namely mean median mode. In this chapter we shall extend the study as three measures mean median mode from ungrouped data to that of grouped data. अब यहाँ सारी चीजें मिला करके, अब बहुत सारी चीजें और भी है, कुछ चीजों की यहाँ पे जो जिक्र किया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स कॉल्ड ओजीव्स। अब कुल मिलाकर के जो सारी बातें हैं ये यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा है कि क्लास, ये सारी चीजें एनसीईआरटी के कंटेंट है बच्चों, जहां से अगर आप ये चीजें समझ रहे हो तो एनसीईआरटी के बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ देखो, क्लास 9th में आपने जो भी चीजें पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा? अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, इन दोनों के लिए जो क्लासिफिकेशन है उनके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड थे, ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसी के अंदर पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पिक्चर के थ्रू दिखाना, ठीक है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, मीन मीडियन मोड को भी लेकर के अनग्रुप डाटा के अंदर थोड़ी बहुत स्टडी हमने वहां पर किया है। लेकिन इसमें क्लास 10th में हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड। क्या पढ़ेंगे हम? मीन मीडियन मोड। और स्पेशली उन चीजों के लिए मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे जो हमारा ग्रुप डाटा है। क्या है? हमारा ग्रुप डाटा है। और साथ ही साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, ओजीव के बारे में जानेंगे। यानी ये सारी चीजें हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ऊपर की चीजें जो क्लास 9th से हम लेकर के आ रहे हैं, अगर ये चीजें कहीं पर आ जाता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उससे अनजान हैं, हम फैमिलियर हैं, क्लास 9th की चीजें हैं, लेकिन यहां पर हमें ये सब चीजें पढ़ना है। तो मीन मीडियन मोड की सारी चीजें जो एनसीईआरटी के अंदर है वो सारी चीजें समझाया जाएगा। लास्ट में एक पेज के ऊपर पूरा मीन मीडियन मोड का मैं एक पूरा फॉर्मेट आपको बता दूंगा कि अगर आपने उस एक पेज को याद कर लिया तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हो। स्टैटिक्स एक गिफ्ट होता है बच्चों के लिए, जिसके नंबर आप आसानी से ले आ सकते हो पेपर में। खासकर मिसिंग टर्न वाले क्वेश्चन केवल ध्यान दे दो तो। अब क्या है मिसिंग टर्न वाले क्वेश्चन, ये आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां जो पढ़ेंगे हम वो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? जैसे यहां पर आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर बहुत सारे ये पिलर है। अब ये पिलर जो है वो किस तरीके से दिखा रहा है?
जो ग्राफ हमने क्लास 9th में पढ़ा है ये उसको लेकर के दिखा रहा है। तो फिलहाल हमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये क्या है, ये सब चीजें तो पढ़ना नहीं है। चलिए इसको बताने से पहले थोड़ा ये इसको देख लेते हैं। द टिपिकल्स आर एवरेज वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट, यानी एवरेज इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मतलब होता है जो भी डाटा आपके पास है उसका एवरेज क्या है, उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे एक काम, बात समझो, आप एक काम देते हो, टीम वर्क को लेकर देते हो, ठीक है। उसमें टीम वर्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ABCDE ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है। A जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, B जो है किसी और काम में अच्छा है, C किसी और काम में अच्छा है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है। तो जब आप इसको कोई काम देते हो तो उस काम का एवरेज रिजल्ट क्या निकलता है, इसका आइडिया लगा करके आप किसी नेक्स्ट काम के बारे में सोचते हो। मेरी बात समझ में आ रही बात? तो ये एवरेज जो है ये यही काम करता है कि आपको एक आइडिया देता है कि जब मैं किसी चीज के लिए आगे बढ़ूं तो मेरे पॉजिटिव चांसेस कितने हैं और मेरे निगेटिव चांसेस कितने हैं। यही चीज एवरेज एक आपको आइडिया देता है, जो आपको सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहां पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब कोई भी काम क्या हो रहा है, मतलब टेंडेंसी मतलब इच्छा अगर ज्यादा डीप जाए तो, और सेंट्रल मतलब उसका सेंटर पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो ये यहां पर ऐसे ही एक पॉइंट पर लिख दिया कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी काम का सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। अब ये मीन मीडियन मोड है वो किस पॉइंट में करते हैं वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, या सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज, इसको जब आप कैटेगराइज करोगे तो इसको 2 भागों में करोगे। एक करोगे आप मैथमेटिकल एवरेज। क्या करते हो? मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आप मीन को जानोगे। किसको जानोगे बच्चों? आप मीन को जानोगे। और दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। क्या होता है आपका? पोजिशनल एवरेज। नाम इसका क्या है? पोजीशन, यानी पोजीशन को लेकर के जो हम एवरेज बताते हैं वो हमारा पोजिशनल एवरेज के अंदर आता है। जैसे मीडियन और मोड, इसमें डाटा जिस पोजीशन पर होता है उसका पोजिशनल एवरेज हम निकालते हैं, और मीन क्या होता है? उस डाटा का हम एवरेज निकालते हैं। तो ये मीन होता है। अब इस मीन के अंदर क्या है? अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जो अंकों के ऊपर काम चलता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है? ये अभी आपके क्लास की बात नहीं है, और क्लास की बात नहीं है इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पे नाम जान लेना है कि ये चीजें होता है। डन? क्लियर? चलिए देखिए, अब मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मैंने जैसे बताया था आपको, फर्स्ट स्लाइड पे ही बताया था कि यहां पर जो स्पेशली हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो ग्रुप डाटा के ऊपर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1 मार्क्स में आते हैं तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। चलिए तो स्पेशली ग्रुप डाटा की बात करते हैं। तो यहां पर आते हैं ग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए कह रहे थे मीन या एवरेज समझ चुके हैं, या सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्लास 9th. Recall that x1 x2 dot 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 xn are observation with respective frequency this. Then this mean observation x1 occurs f1 times, x2 occur f2 times and so on. यहां पर ये कह रहा है कि जो x1 x2 x डॉट डॉट करके xn तक गया है, ये क्या है? ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? इसके ऊपर और भी आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, लेकिन साथ साथ आप इस चीज को थोड़ा समझो। क्या समझोगे? जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे किसी स्कूल क्लास के अंदर टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 50 मार्क्स किसके आए, 20 मार्क्स कितने आए, 30 मार्क्स किसके आए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ अलग अलग बच्चों का। अब हम
ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जो f होती है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, ये हो गया। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो 50 से 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसीज हो गया। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसीज हो गया। समझ में आई बात? तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जो ये F1, F2, F डॉट 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 Fn है, ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। और इसी को हम जब डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मीन मिल जाता है। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा क्लियर है। जब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन मिल जाता है। अब जब आप इस बात को पूरी तरीके से फोकस डालोगे तो आपको ध्यान आएगा कि एवरेज भी हम ऐसे ही निकालते थे। एवरेज भी हम ऐसे ही निकालते थे जब क्लास 7th 8 में हमें सिखाया जाता था कि एवरेज निकालो, तो उसके लिए भी हमारा यही फॉर्मूला होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक क्वेश्चन और यहां उठता है कि ऐसे में सम जो एवरेज है और वो जो मीन है, इन दोनों में क्या फर्क हो जाता है? तो फर्क बेटा कहीं का नहीं रहता है, लेकिन एवरेज जो है छोटे लेवल की बात चलती है। जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो एवरेज बनाते हैं, और मीन एक ऐसा है कि ग्रुप डाटा का एक बहुत बड़ा जब समूह वगैरह होता है तो वहां पर निकालते हैं, और इसके कई सारे मेथड भी तैयार कर लिए गए हैं। तो नाम लगभग समझो आप कि नाम का चेंज जो है इसका हेर फेर चलता है, बाकी चीजों का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए, जो ये हमारा इस तरीके से सम दिखाया गया है, इसी को हम सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? देखो यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है। चलो इसको सर्कल कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा लिखा हुआ है। जैसे ये दिखाया है कि इन सारी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में ग्रीक लेटर में ये इंडिकेट किया जाता है, और इसको हम सिग्मा कहते हैं। अब जब सबके साथ लगाया जाएगा तो देखो, इसको सम ऑफ एफ आई एक्स आई, आई की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर के n तक होगी। 1 से लेकर के n तक कहने का मतलब हुआ, एक बार जब आप i की जगह 1 रखोगे तो f1 x1 ये रहा, जब 2 रखोगे तो f2 y2 ये रहा, और डॉट 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 n तक चलेगा आपका। समझ में आ रही बात? वैसे यहां पर डिवाइड में fi सिर्फ लिया गया है और i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ली गई है। समझ में आ रही बात? सारी चीजें, सारे कंफ्यूजन, सारे प्रॉब्लम आपको एक ही जगह मिल जाना है, ठीक है, जहां जिसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपको, ठीक है। देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि इसको इससे भी शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, जहां मैं ये ना लिखूं, ये ना लिखूं, ये ना लिखूं, ये ना लिखूं, आप ये करो तो काम हमारा चल जाए। और वहां पर आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर के n तक होगी, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर यहां देखिए, यहां देखिए, अब ये क्लास मार्क है। क्लास मार्क क्या हो जाता है हमारा, ठीक है। यहां पे कह रहा है क्लास मार्क जब भी हमें फाइंड करना होगा, अब इस क्लास मार्क की जरूरत होती है मीन फाइंड करने में। तो एक एक चीजें जो आपको मीन फाइंड करने में जिसकी नीड होती है, ये यहां पर सारी चीजें आपको बताया जाएगा, ठीक है, डन। अब यहां देख लो क्लास मार्क क्या होता है, सारी चीजें माइंड में रखते जाना, क्योंकि जब मीन निकालेंगे तो इन सब की जरूरत होगी। क्या होता है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें पहले वाले नंबर को जो ग्रुप होता है, ग्रुप डाटा का ग्रुप होता है, उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और जो ये ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। तो ऐसे हर एक ग्रुप का जो पहले वाला नंबर होगा वो लोअर लिमिट होगा, और अगला जो होगा वो अपर लिमिट होगा। ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, सारी चीजें का, ठीक है। तो जिसकी बात करेंगे, जैसे इस ग्रुप में हमसे पूछेगा कि कौन सा नंबर है जो लोअर लिमिट में है, तो हम बहुत आसान से शब्दों में कह सकते हैं 55 नंबर है जो लोअर लिमिट है। इसमें हमें पूछ दे कि अपर लिमिट क्या है, तो हम कहेंगे 100 वो नंबर है जो अपर लिमिट है। अब क्लास मार्क के लिए कहेगा, जैसे इस ग्रुप इंटरवल का
क्लास मार्क क्या हो जाएगा? तो बड़ा आसान सा है कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 25 प्लस 40 और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से जिस भी ग्रुप इंटरवल का आपको कहेगा क्लास मार्क क्या है, तो लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 इज ए क्लास मार्क। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए, अब यहां पर हम एग्जाम्पल पर आ चुके हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मीन को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया है कि 30 स्टूडेंट है जो क्लास 10 के बच्चे हैं। अब कह रहा है ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। अब कह रहा है कि जो ये मार्क्स दिए गए हैं, अब ये जो मार्क्स हैं जितने बच्चों के द्वारा, मतलब एक 30 स्टूडेंट का क्लास है, उनके लिए 100 मार्क्स का टेस्ट लिया जा रहा है या एग्जाम लिया जा रहा है, और जितने बच्चों को 1 मार्क्स मिला है वो सारे का कलेक्शन करके एक डाटा तैयार कर लिया गया है, एक बॉक्स तैयार कर लिया गया है। और ये अभी ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रुप में नहीं है। किस में नहीं है? ग्रुप में नहीं है। क्लियर? अब यहां देखो मार्क्स जो है 10 मार्क्स पाने वाले सिर्फ एक बच्चा है। अच्छी बात है ना, इतना कम मार्क्स पाए तो एक ही आधी बच्चे रहे। देखिए 20 मार्क्स वाले एक बच्चे, लेकिन 36 मार्क्स 3 बच्चों को मिला है, 40 मार्क्स 4 बच्चों को मिला है, 50 मार्क्स 3 बच्चों को मिला है। ऐसे करके ये वो नंबर ऑफ बच्चे हैं। जैसे अगर बात करें जो हम 88 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, तो 2 मार्क्स का। 92 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, तो 3 मार्क्स, 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या, रिकॉल दैट फाइंड द मीन मार्क्स वी रिक्वायर द प्रोडक्ट। अब ये हमें यहां से मीन फाइंड करना है, मीन बताना है कि ऐसे मार्क्स का मीन क्या होगा। इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस, सेंट्रल परफॉर्मेंस क्या है कि हम इस क्लास को अच्छा बोले या बुरा बोले, इसका आकलन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब जैसे ये मार्क्स हैं हमारे, इन मार्क्स को यहां लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसीज हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये काम हुआ है। अब जो जिसे इस मेथड को, जो ये मेथड यूज किया गया है, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या इसका नाम है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लास्ट में एक हम चार्ट तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए, जो सब मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो xi है हमारा और जो fi है हमारा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो fi xi तैयार हो जाता है। और जब fi xi तैयार हो गया, देखिए 10 into 1 10 बनेगा, वैसे 60 into 4 240 बनेगा, इस तरीके से। तो डायरेक्ट मेथड में xi को fi से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? फिर क्या होता है कि जो ये fi xi ऐड कर देते हैं तो ये समेशन लगा देते हैं और ये सम ऑफ fi हो जाता है, इनको ऐड करते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि सिग्मा जो है वो समेशन का रोल अदा करता है, यानी सबका सम का रोल अदा करता है। तो ये रोल अदा करने का मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला में हमारे fi xi है तो हमने fi xi को मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। फॉर्मूला में हमारे पास सम ऑफ fi है तो हमने fi को ऐड करके लिख दिया। अब जो जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, उन फॉर्मूले में सारी चीजें हमें मिल गया है, तो अब सीधा हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये 59.3 हुआ। क्या हुआ? 59.3 हुआ। यानी उस क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स 60 मार्क्स है। ठीक है, तो अब ये अच्छा है या बुरा? अगर बात करोगे पिछले टाइम की, हमारे टाइम में जब 10-12 मार्क्स बनते थे तो उस समय की तो अच्छा माना जाता था। अब आज की बात करो तो 60 मार्क्स तो सोए आ जाता है। ठीक है, तो चलिए जो भी है, कहानी वहां नहीं रुकती है, कहानी यहां पर रुकती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो मीन मार्क्स हुआ वो क्या हुआ? 59.3 है। डन, क्लियर हुआ? अच्छा देखिए, यहां पर ये अनग्रुप है, डाटा क्या है? अनग्रुप है। अगर अनग्रुप है तो इसलिए xi इसी को मान चुके हैं। अगर ये ग्रुप होता तो xi हमें निकालना पड़ता। अब ये जो निकालना पड़ेगा उसके लिए देखिए यहां पर
जो ये क्लास इंटरवल है इस तरीके से, ये जो क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर आ रहे हैं कि इतने बच्चे हैं जिनको, अब देखो जैसे 10 का मार्क्स लाने वाले एक बच्चा था, 20 मार्क्स लाने वाले एक और बच्चा था, तो 10 से लेकर 25 तक मार्क्स लाने वाले टोटल कितने हो गए? 2 बच्चे हो गए। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बार इधर थोड़ा, देखिए यहां 10 वाला एक बच्चा था, 20 वाला एक बच्चा था, लेकिन यही अनग्रुप डाटा को जब हम ग्रुप में चेंज करते हैं तो ये दोनों बच्चे एक साथ मिल करके 2 बच्चे हो गए इस ग्रुप के बीच में। यानी 10 से लेकर 25 तक कितने बच्चे हैं मार्क्स लाने वाले? तो 2 बच्चे हैं। समझ में आ रही बात? इस तरीके से यहां पर भी हमने सारे डाटा ऐसे तैयार कर लिया। अब देखो, अब इसमें अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, अभी हमने जाना कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो हमें ये तो ग्रुप एक्स आई है नहीं, एफ आई हमारे पास पता है, लेकिन एफ आई एक्स आई के लिए तो पहले हमें एक्स आई पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो पहले एक्स आई पता होना चाहिए, तो हम पहले एक्स आई पता करेंगे, तभी तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बनेगा और सम करके हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। तो देखिए एक्स आई कैसे तैयार होता है। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क्स। इसलिए सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स क्या होता है ये बता दिया गया है। तो क्लास मार्क्स क्या होता है? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। 25 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 35, और 35 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 आ जाएगा। फिर 25 प्लस 40, 65, 2 से डिवाइड करोगे तो 32.5 आ जाएगा। ये जब यहाँ पर क्लास इंटरवल सेम होते हैं बच्चों, तो ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। अब यहाँ देख लो कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। 17 में कितना ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा, 13 उधर गया, 2 इधर आया, 15 ऐड करोगे तो आ जाएगा। तो अब सब में 15 ऐड करते जाओ। किसी का भी चेक करके आप देख लो, ये 100 प्लस 85, 185 डिवाइडेड बाई 2 92.5 आ जाएगा। समझ में आई बात? एक्स आई। तो जिस चीज को हम खोज रहे थे वो एक्स आई हमें मिल गया। अब एक्स आई मिल गया तो एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम ले आएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टिक उसके ऊपर लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं। कहोगे सर यहाँ 2 ही है तो कंसंट्रेशन कहाँ से टूट जाएगा? लेकिन 2 से ज्यादा कॉलम हो जाते हैं तो कई बार हमारे नोटबुक पे, हमारे नोट कॉपी पे हमारा कंसंट्रेशन जो है टूटता है। हम मल्टीप्लाई किसी और को कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी और से। तो अगर आप टिक मार्क या किसी सिंबल से दिखा दोगे तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं। ये सब तरीके हैं जहां से हम गलती कम से कम करते हैं। अब ये देखिए 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा। फिर 3 को जब करोगे तो 97.5 आ जाएगा। इसी तरीके से सभी नंबरों को देख लो, ये सब सारे नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये एफ आई एक्स आई कॉलम मिल गया और हमें एफ आई भी मिल गया। तो यही वो 2 कॉलम है जिनको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 1860 आ जाता है, और जब हम डिवाइड करते हैं एफ आई से तो 30। अब ये इसका 62 आया। फर्क है, क्या है हमारा? फर्क है। अब आप देखो सेम चीजों का जब हम यहां से निकाले हैं तो आंसर आया 59.3, और जब हम यहां से निकाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 62 मार्क्स। मतलब ये बात गड़बड़ी, 2-3 मार्क्स का ये काम कहां से हो गया है गड़बड़। तो देखो आपको इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए आपको एक एक डाटा तैयार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक एक चीज को देखना पड़ेगा। और अगर मान लो यहाँ पे 2-4 हजार हो तो क्या आप इतना काम करोगे? नहीं करोगे ना। अब यहाँ पे ग्रुप बन गया तो काम आपका देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 इतने इंटरवल से काम चल गया। तो ये थोड़ा आइडिया जो है इसका एवरेज बन जाता है। क्या बन जाता है? एवरेज बन जाता है। और उससे पहले वाले का क्या हुआ था? एवरेज से थोड़ा सा वो बन रहा था कि करेक्टनेस ज्यादा उधर थी, लेकिन उधर मेहनत भी ज्यादा थी। तो ज्यादा मेहनत तो करेक्टनेस भी ज्यादा होगा ही। अब यहां पर देखिए क्लास मार्क्स तो बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए ये जो मेथड है, ये इस मेथड का नाम, 2 मेथड इसको कहते हैं। इसे हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या क्या नाम हो गया इसका? डेविएशन मेथड भी हो गया और एज्यूम मीन मेथड भी हो गया।
अब डेविएशन मेथड के लिए क्या करते हैं, चीजें तो सेम रहती है, इंटरवल्स वही है, इसलिए एक ही एग्जांपल लेकर के सारी चीजें बताया जा रहा है कि आप समझ आ जाए आपको। फ्रीक्वेंसीज सेम रहती है, एक्सआई वैसी ही निकाला जैसे अभी हमने पहले डायरेक्ट मेथड के लिए निकाला, सब बातें सही है, लेकिन यहां पर इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई होता है। ये भी मीन निकालने का एक सेकंड मेथड है, ठीक है, एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई हो जाता है। क्लियर? तो अब ये एफ आई डी आई जो हो जाता है, इसके साथ तो एफ आई तो है हमारे पास, लेकिन एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास डी आई का कॉलम हो। तो डी आई का कॉलम क्या होगा और डी आई तैयार कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होता है, देखिए डी मतलब हो जाता है डेविएशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डी का मतलब हो गया डेविएशन। डेविएशन का मतलब कितना से डेविएट हो रहा है। अब ये डेविएट कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए इस चीज को थोड़ा यहां देखिए, देखिए यहां लिखा है द फर्स्ट स्टेप टू चूज वन अमंग द एक्सआई एज द एज्यूम मीन एंड द डिनोटेड बाय ए, यानी ये जो है हमारा, ऑल्सो इसको एक बार देख लेते हैं, ऑल्सो टू फर्दर रिड्यूस आवर कैलकुलेशन वर्क वी मे टेक ए टू बी दैट एक्सआई विच लाई द सेंटर ऑफ दिस, सो वी कैन चूज दिस एंड दिस, लेट चूज ए इक्वल टू 47.5। अब यहां नेक्स्ट स्टेप इज टू बी डिफरेंस बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्सआई, दैट इज द डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सआई। छोड़िए, हटाइए। अब ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ, इधर समझिए, इस कॉलम को थोड़ा ध्यान से समझिए। डेविएशन का मतलब हो जाता है कि एक्सआई माइनस ए करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब ये ए कैसे बनता है, जो एक्सआई होता है उसी क्लास मार्क्स से हम एक कोई नंबर ले लेते हैं जिसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। जैसे ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, क्या होता है ए का मतलब, इसका मतलब होता है एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब क्या हो, इसलिए इसका दूसरा नाम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? एक तो नाम हो गया डेविएशन मेथड, दूसरा नाम हो गया एज्यूम मीन मेथड। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए को हम एज्यूम्ड कहते हैं। अब एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? कल्पना। कल्पना का मतलब मानना, मानना का मतलब क्या होता है? कल्पना, कुछ भी। कल्पना मतलब इमेजिनरी थिंग्स, इमेजिनरी थिंग्स मतलब वो होते हैं जो हम सपने देखते हैं, और सपने में हम क्या देख सकते हैं कि हम सुपरमैन हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कुछ भी चल सकता है। लेकिन यहाँ एज्यूम मीन का मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, जब क्योंकि आपको इमेजिन करना है, तो ये बियॉन्ड बाउंड्री तो है नहीं, बाउंड्री के बाहर है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, तो एज्यूम के लिए भी एक पैटर्न आपको दे दिया गया। अब ये पैटर्न क्या है, ये समझिए। जो एक्सआई का कॉलम है उसमें से जो हमारा बिल्कुल इनके बीच के जो नंबर होते हैं उसको हम एज्यूम मीन मेथड मानते हैं, उसको हम ए मानते हैं। और उसमें भी अब जैसे मान लीजिए ऑड फॉलो करता है, जैसे ऑड फॉलो करने का मतलब क्या हो गया, जैसे नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, यहां से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बच गया क्या? 30। तो हम इसको ए मान लेते हैं। लेकिन यहां दो दो नंबर बच जा रहे हैं, तो क्या मानेंगे? तो प्रायोरिटी आप देना कि इसको ए मान लेना, ऊपर वाले को। समझ में आ रही बात? वैसे कोई इससे बड़ा चेंजेस होने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन एज्यूम बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट को मानते हैं, अच्छा रहता है। और अगर दो आ जाए तो ऊपर वाले को मान लो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देख लीजिए, जो डी आई है वो एक्स आई माइनस ए है। क्लियर? इस हम एफ आई से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। अब ये जो एक्स आई बार ए एफ आई है, इसको हम यहाँ कॉफिशिएंट बना दिए, तो ये जो है ए है, और सम ऑफ एफ आई कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस ए बना। यानी हम a प्लस डी यहां लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू a प्लस एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई होता है। बेसिकली हम यहां पर इस फॉर्मूले पर जाकर के रुकते हैं, कहने का मतलब इस फॉर्मूले पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ d की वैल्यू ये आ गई ना, तो d की जगह पुट कर दिए। तो ये एनसीईआरटी का ये जो कंटेंट है आपको समझा दिया है, समझ में आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि मेन काम क्वेश्चन पर आपका इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। तो आपने डी आई का कॉलम तैयार कर लिया, एक्स आई माइनस ए करके, इसको ए माना। एक बार इसको और थोड़ा समझ लो।
अब xi माइनस ए, इसको माइनस करने में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, उनकी गलती को करते हैं, तो थोड़ा इसमें दो बातें बताता हूं। जिसको आप a मानोगे ना, उसके सामने वाला जो डी का कॉलम होता है वो जीरो होता है। जीरो के ऊपर वाला हमेशा नेगेटिव होता है, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। फिर और पूरी बात जानना चाहते हैं तो क्या होता है, xi माइनस ए 17.5 माइनस 47.5, छोटे से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है। फिर 32.5 माइनस 47.5 माइनस का 15, फिर 47.5 माइनस 47.5 जीरो, फिर 62। अब देखिए बड़े से छोटा माइनस हो रहा है, इसलिए जीरो के आगे का नंबर पॉजिटिव होता है, जीरो के ऊपर का नंबर नेगेटिव होता है। बहुत खास ध्यान रखना है, xi माइनस ए का जो कॉलम होता है बच्चे उसको a माइनस एक्स बना देते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ? बच्चे उसको क्या बना देते हैं, a माइनस एक्स बना देते हैं, और वो गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, केयर रखिएगा, गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये FI/DI हो गया मल्टीप्लाई, इसके बाद तो कुछ नहीं है। FI/DI मल्टीप्लाई, DI निकाल लिया हमने, FI/DI को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूले में सम ऑफ FI/DI है, जो इसका सम आया वो यहाँ 435 रख दिया, जो सम ऑफ FI है वो 30 है वो यहाँ पर रख दिया, और A जो लिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 47.5 वो यहाँ रख दिया। इनको सॉल्व किया तो आंसर 62 आ गया। यानी दोनों का आंसर देखिए सेम है। जब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगा तब मैं पहले सबसे आपको तीनों के तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा। आप वहां देख लेना, सेटिस्फाई हो जाना कि आंसर किसी भी मेथड को यूज करो आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, ये जो अभी HI का काम चल रहा है बेटा, ये किसका काम चल रहा है, ये स्टेप डेविएशन मेथड का चल रहा है। मीन को निकालने का ये तीसरा फार्मूला है। क्या है, तीसरा फार्मूला है, जो क्या बनता है, जो ये बनता है फाइनली। समझ में आ रही बात, क्या है हमारा कि a प्लस एच इंटू सम ऑफ FI UI अपॉन सम ऑफ FI। तो बातें कहीं नहीं रुकती है, हर पिछले चीज से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ रहा है। आपको देखने में इतनी चीजें लग रही है लेकिन सारी चीजें पिछली चीजें DI तक तो हम पहले भी समझ चुके हैं। तो DI के बाद जस्ट UI समझ लेना है, काम खत्म। लिखना पड़ता है सब, लेकिन समझना सिर्फ एक चीज है। क्लियर? देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो DI तक तो हम निकाल चुके हैं, और कितना ज्यादा आसान है कि अगर मैं DI को सिर्फ इस xi माइनस ए को h से डिवाइड कर देता हूं तो UI निकल जाता है। तो ये डेविएशन से भी आगे एक कदम है, इसलिए हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, इस मेथड की एक अच्छी बात आपको बताता हूं, ये मेथड जो होता है मोस्ट ऑफ टाइम सिलेबस से बाहर होता है, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, कुछ दिनों से ज्यादा जब से ये हमारा कोरोना पीरियड जो है ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो वहां से ये ज्यादातर क्या होता है हमारे सिलेबस से बाहर होता है, ठीक है। तो अंदर बाहर ये जो भी चलता रहे इसका काम चलेगा, लेकिन मेथड क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, ताकि जो भी आपको नीड है वो रखिए, जो नहीं है उसको बाहर फेंकिए, ठीक है। डन। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा UI, यानी xi माइनस ए अपॉन एच हो गया। तो अब यहां देख लो ये UI हो गया। अब UI जब मिल गया, यानी h से DI को डिवाइड करना है। अब ये h क्या है, तो इनके इंटरवल के बीच का गैपिंग। अब 25 से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा, 15। 15 को सबसे डिवाइड करो, 30 को 15 से करोगे माइनस 30 को -2, माइनस 15 को करोगे -1, 0 को 15 से डिवाइड करोगे 15, कहां से 0, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो 0। इसके बाद 15 डिवाइडेड 15 1 30 2 45 3, UI मिल गया। अब जो फॉर्मूला है हमारा उसमें मुझे FI UI चाहिए, तो जब UI मिल गया तो देखिए अब यहां कितने कॉलम बन गए। इसलिए ध्यान रखते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तो मैंने बहुत सारे टिक लगा दिए हैं, लेकिन जिसको करते हैं दोनों को अलग अलग सिंबल दे देते हैं, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा नोट कॉपी के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं टूटे। कहोगे सर कितना बढ़िया लग रहा है, कहां से कंसंट्रेशन टूट जाएगा सर, इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन है।
लेकिन बेटा जब हम नोटबुक पे करते हैं तो कंसंट्रेशन टूटता है और गलतियां हम करते हैं, इसलिए हम इस बात को पहले ही इंसिस्ट करके दे रहे हैं कि ऐसा काम कीजिएगा। ठीक है, डन। अब देखिए, तो जब एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करें, 2 को -2 से करें -4, 3 को -1 से करें -3, 7 को 0 से करें 7 0, है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 को 1 से करें 6 को 2 से करें 12, इस तरीके से काम चलेगा। तो एफ आई यू आई मिल चुका है, फॉर्मूले में सम ऑफ एफ आई यू आई था, ऐड कर दिया, फॉर्मूले में सम ऑफ एफ आई था, ऐड कर दिया, फॉर्मूले में ए था जिसको हमने ये माना, एच था जो कि इनके बीच का गैपिंग है जो कि 15 है, सारी चीजें मिल गई। कहां कष्ट होता है, कहां कोई दुखद घटना है, कहां कोई बुरा सपना है, सीधा सारे हम इस फॉर्मूले में रख दे और आंसर हम निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर, डन। तो ये तो एकदम ड्रीम है ना, कि एकदम आसानी से काम कर लिए। अब यहां देखिए थोड़ा बहुत ये सब क्या है चीजें, इसको देख लीजिए। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, ऐसा ही करते हैं हम। दोनों तरफ क्या होता है, अब ये जो फॉर्मूला है यू बार क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यही तो चल रहा है, अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यहां से हमने 1 एच कॉमन ले लिया और सम ऑफ एफ आई को इन दोनों से अलग अलग कर दिया, ये भी बेहतर है। फिर सम ऑफ एफ आई से दोनों को सेपरेट कर दिया, एक जो है कोफिशिएंट बना दिया, इतने की वैल्यू ये कट हो गई, रेस्ट ये रह गया हमारा। अब जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो एच यू बार हो गया एक्स आई माइनस ए, ये ए को इधर ले आया तो मीन इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, और यू बार की जगह वैल्यू हमने रखा है, क्या रखा है, एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई रख दिया, फॉर्मूला तैयार हो गया। समझ में आ गई बात कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है? लेकिन डेरिवेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। चलिए, तो इनकी वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू आई थी 29, 15 इंटू 29 अपॉन 30 और ये 47.5। एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 29 थी ना। सम ऑफ एफ आई यू आई इज 90 है, क्या है हमारा 90 है, थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 47.5 है, एच 15 है, ये 90 है, क्या है हमारा 90 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 से, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। ये 29 कैसे बना गया, देखो इसको ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाता है 29 में 90 बनेगा। खतरनाक है ये तो। 18 12 30 36 हो गया और माइनस का ये 7 हो गया, 29 बनेगा। ये थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हमें आता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ 29 ही है, ठीक है, चलिए ओके। 29/30 इंटू 15 सॉल्व करेंगे तो 14.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्लियर। अब ये तीनों चीजें पढ़ने के बाद पहले थोड़ा स्टेप डेविएशन के बारे में जान लेते हैं, कहां कहां क्या कैसे होता है। मेथड डिस्कस्ड एबव इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर ही है। वी नोट दैट, क्या क्या नोट करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द डीज हैव ए कॉमन फैक्टर। अगर सारे डी के बाद कॉमन फैक्टर हो, जैसे यहां देखिए ये डी है, सब में कॉमन फैक्टर कुछ है, बिल्कुल है यार, 15 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर ही कॉमन फैक्टर है। तो अगर सारे में कॉमन फैक्टर डी के पास मिलते हैं तो आप इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम डी में कॉमन फैक्टर होते ही है। इसके बाद द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड इज द सेम, यानी तीनों मेथड से अगर आप मीन ऑब्टेन करोगे तो वो सेम मिलेगा। क्लियर है। यानी अभी हम चेक कर चुके हैं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड अपनाएं, डेविएशन मेथड अपनाएं, स्टेप डेविएशन मेथड अपनाएं, तीनों के तीनों मेथड से 62 मीन आया था। ये हम इसका प्रूफ अभी अभी कर चुके हैं। फिर कह रहा है द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ये भी बात क्लियर हो ही चुकी है, डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि जो डायरेक्ट मेथड है उसी का सिंप्लीफाई फॉर्म करने के लिए हम किसका अपना रहे हैं, डेविएशन मेथड का, और एज्यूम जो स्टेप डेविएशन मेथड है उनका। और डेविएशन मेथड का एक और नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर। द फॉर्म x बार इक्वल टू a प्लस एच यू बार इज स्टिल होल्ड्स इफ a and h आर नॉट एज गिवन एवर बट आर एनी नॉन जीरो नंबर्स सच दैट दिस।
अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता है तो उस केस में हम ये UI वाला अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि सर कहाँ मीन, कहाँ हम डायरेक्ट अपनाएं, कहाँ हम डेविएशन अपनाएं, कहाँ हम स्टेप डेविएशन अपनाएं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जो सजेशन है वो कैसा सजेशन है ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर छोटे नंबर होते हैं जैसे 2 से 6 और ये 6 से फिर क्या हो जाएगा 4 का गैपिंग है ना 10, तो इस तरीके का मान लीजिए छोटे छोटे गैपिंग हो, 10 से लेकर के 14 हो, तो छोटे छोटे नंबरों के लिए आप डायरेक्ट मेथड अपनाओ। जब ये 100 के पार चला जाए तो डेविएशन मेथड अपनाओ। फिर जब ये मान लीजिए 5000 ऐसे कुछ नंबर चला जाए तो स्टेप डेविएशन मेथड अपनाओ। ये होता है, इस तरीके से अपनाओ। फिर कहोगे जो हमेशा ऐसा करो, नहीं, कभी कभी डायरेक्ट मेथड ज्यादा यूजफुल होता है बड़े नंबरों के लिए भी। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन बना रहे हो कि FI में से कोई मिस है, x है यानी 2 4 x 5 ऐसे करके है, तो मिसिंग टर्म वाले में अगर आप डायरेक्ट मेथड अपनाते हो तो ज्यादा आसान काम करते हो। फिर ज्यादा पॉइंट वाले नंबर होते हैं उसमें आप डायरेक्ट मेथड अपनाते हो तो आप ज्यादा अच्छे काम करते हो। इन चीजों से क्या, ऐसा नहीं कोई नेसेसरी आप डायरेक्ट अपनाओगे तभी आंसर, डेविएशन से भी आ सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हम चीजें कॉम्प्लिकेटेड है तो डायरेक्ट क्या होता है हमें आसान लगता है। अब ये तो एक बात होगी कि कहाँ क्या अपनाना चाहिए। अब दूसरी बात क्या था दिमाग में, हाँ एक चीज और, एज्यूम मीन मेथड। अब ये ना सारे में कहोगे सर जब तीनों एक ही काम कर रहा है, वो भी हमें मार्केट से पिज्जा लाके दे रहा है, वो भी पिज्जा लाके दे रहा है, सब एक ही काम कर रहा है, तो जो मुझे आसान लगेगा वो पिज्जा खाएंगे और दूसरे बाकी को हम क्यों पढ़ेंगे, इतना फालतू हम क्यों एक्सपेंस करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाना होता है हमें कि देखिए हमें सीखना तीनों मेथड है। हमें क्यों सीखना तीनों मेथड है? क्योंकि प्रॉपर एग्जाम में लिख देता है कि आप सॉल्व दिस बाय एज्यूम मीन मेथड। आप पूरी जिंदगी डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो और एज्यूम मीन मेथड आपका लिख दिया, अरे यार उसके बारे में तो आता पता है ही नहीं, इसका आंसर कहां से आएगा? समझ में आ रही बात? तो लगभग ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए, और खासकर एज्यूम मीन मेथड का नाम दे करके पूछता है, बोलता है कि सॉल्व दिस बाय एज्यूम मीन मेथड। कारण क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट मेथड दिल को भा जाता है, एकदम सुकून मिलता है, एकदम मन के पास रहता है, तो वो लगातार क्योंकि आसान रहता है तो लगातार डायरेक्ट मेथड से वो सॉल्व करते जाते हैं। एज्यूम मीन से लाखों कोसों दूर चले जाते हैं। एग्जाम में जानबूझ के पूछ देता है एज्यूम मीन मेथड। तो हर एक मेथड आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर सिलेबस में है तो उसका कुछ काम है, ना कि ऐसी आलतू फालतू काम है। ठीक है, चलिए चलो बेटा मोड समझते हैं। मोड क्या होता है इस चीज को समझते हैं। देखिए 9th क्लास से हम मोड को जान रहे हैं, क्या होता है मोड। अब देखिए स्टैटिक्स के लिए किसी भी क्वेश्चन के लिए जैसा आपको बताया गया है कि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, और सभी अलग अलग जो मीन मीडियन मोड है उनके लिए हम अगर एक टर्म याद रखें तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं कई बार तो हम अपने आप पूरे आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टर्म जो है वो हमें याद नहीं आता है, वो तीनों के बीच में एक कंफ्यूजन का कारण बन जाता है। तो ध्यान रखिए वो फर्स्ट टर्म क्या है। जैसे अगर हम मीन की बात करते थे तो मीन की बात में हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमें स्टार्ट लेना है फॉर्मूले के बाद, पहली चीज जो माइंड में रखनी है वो है हमारा एक्सआई। एक्सआई के बाद अपने आप आपको उसके तीनों फॉर्मूले जो हैं वो याद रहेंगे कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, और फिर ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच। अब देखिए मोड के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो अगर हम ध्यान रखें तो मोड के क्वेश्चन हमें आसानी से पता याद रहेंगे कि मोड कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इजी है। देखिए वो कीवर्ड है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। मोड के लिए जब आप हाईएस्ट मोड के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो और अगर आपके माइंड में ये चीजें रहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, तो फिर मोड के क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब देखिए एक बार यहां क्या लिखा है, इन चीजों को भी देख लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, सबसे पहले 9th की बात करता है कि 9th में आपने क्या पढ़ा था।
A mode is that value among the observation which occur most often. That is the value, the observation having the maximum frequencies. Further, we discussed finding the mode of the ungrouped data. Here we shall discuss way of obtaining a mode of group data. It is possible that more than one value may have the same maximum frequency. In such situation, the data is said to be multimodal. Through group data can also be multimodal. We shall restrict ourselves to problem having a single mode only. ठीक है, देखिए तो यहां पे जो चीजें हैं वो क्या कह रहा है कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो कि जो सबसे ज्यादा बार आता है किसी भी सिंगल वैल्यू के, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 2 3 4 5 3 4 2 3 4 3 5, तो ऐसे जब कोई अनग्रुप डाटा होता है तो इसके अंदर जब हम मोड देखते हैं तो मोड के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिसको हम कहते हैं मोस्ट ऑफ्टन, वो कौन से नंबर हैं। तो यहां हम देख सकते हैं 3 जो है ये मोस्ट ऑफ्टन आपको मिल रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसके लिए जो मोड हो जाएगा ये हो गया हमारा 3। समझ में आई बात? तो ये क्या है, ये एक अनग्रुप डाटा है। अब यहां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी ग्रुप डाटा को लेकर के। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आपको ये मल्टी मॉडल की बात की गई है, जिसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, तो ये क्या है, क्लास 9th में हमने मोड के लिए क्या पढ़ा था, अब क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं यहां पर। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके, तो ये जो मोड का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा। ये जो मोड का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद रखा और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज वर्ड अभी पीछे आपने देखा है, उन दोनों को अगर आप याद रखोगे तो कोई चांस नहीं बनता है कि मोड के क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, एक बार फिर भी इनको देख लेते हैं, ये क्या चीजें हैं सारी। इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। हेयर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। जो कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, क्या नहीं पॉसिबल है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसीज वाले में यह पॉसिबल नहीं है कि कौन सी चीजें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। ये आप जो अनग्रुप डाटा में ऑब्जर्वेशन करते थे वैसा ऑब्जर्वेशन जो है यहां आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तो अब यहां जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम मॉडल क्लास डिसाइड करके करते हैं। द मोड इज द वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड गिवन बाय द फॉर्मूला, और हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों में एक तो मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे। अब मॉडल क्लास क्या होगा, जब आपके पास एग्जाम्पल होंगे तब आप आसानी से समझ पाओगे कि मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्या है, क्या मॉडल क्लास है, क्या एल है, क्या F1 है, क्या F0 है, सारी चीजें। जो एल होता है ये हमारा एल है, क्या है, ये एल है। ठीक है, जो एल होता है वो हमारा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। क्लियर? F1 F0 देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H जो है वो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है। जैसे मान लीजिए कहीं भी H यही होता है, जैसे मान लीजिए 10 है और ये 25 है। क्लियर? तो इनका साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो क्या है, 15 है। तो ऐसे कंडीशन में H की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। क्लियर? डन। तो अब यहां देख लीजिए साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है वो क्या है, 15 है। तो जो क्लास इंटरवल की जो साइज होती है उसी को हम H कहते हैं, और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम L कहेंगे, यानी ये फॉर्मूले में L की जगह पे रखेंगे।
फिर आगे की बात है F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडर्न क्लास है। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, यानी एक क्लास इंटरवल्स होगा, एक फ्रीक्वेंसीज होगा, जो मॉडल क्लास होगा उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F1 होगा, और उसी तरीके से उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसीज F0 होगा और नीचे वाला F2 होगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर कैसे होता है? सबसे पहले ऊपर F0 होगा, फिर F1 होगा और फिर F2 होगा, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कौन सी चीजें क्या है इस फॉर्मूले में, क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल या एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उस वक्त हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक अब आ जाते हैं नेक्स्ट में मीडियन, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी जो है उसकी बनती है। अब मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे होता है? यहां जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सब ग्रुप डाटा को लेकर के, सारी चीजें ग्रुप डाटा को लेकर के। तो देखिए ये जो अभी बताया गया है ये क्लास 9th के लिए बताया गया है। समझ में आ रही बात? ये जो बताया गया है वो क्लास 9th के लिए बताया गया है। जब ऑड होते हैं तो ऐसे करते हैं, और जब इवन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये और ये इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा मैं इसको दिखाता हूं आपको, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th में भी इसका एडजस्टमेंट होता है, कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स करके इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार यहां देख लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के खुद की तरफ से वो आपको मैं समझा देता हूं। As you have studied in class 9, the median is a measure of central tendency, ठीक है, which gives the value of the middle most observation, सबसे middle most observation की वैल्यू ये देता है। In the data, recall that F are finding the median of ungrouped data. We first arrange the data value of the observation in ascending order. सबसे पहली चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी किस में रहना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां से वो हमें कीवर्ड मिल गया, जब भी हम मीडियन कहीं क्वेश्चन में आता है लिखा हुआ कि मुझे मीडियन करना है तो वो कीवर्ड मिल गया। वो कीवर्ड क्या है? फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? उसका नाम CF है, और वो CF क्या है? उसका नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो समझ गए कि अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मदद से याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ग्रुप डाटा के लिए। तो इस तरीके से मीन के लिए क्या हुआ कीवर्ड? XI। मोड के लिए क्या हो गया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और फिर मीडियन के लिए क्या बन गया आपका? CF बन गया। ये 3 जो हैं हमारे मीन, मीडियन, मोड, इनके लिए ये सारे कीवर्ड हो गए। देखना जब आप ये कीवर्ड माइंड में रखोगे, आप अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो मजाल है कि क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये जो 9th वाला चीज है, ये क्वेश्चन चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूं। देखिए जैसे हमारा एक है 2 3 4 2 3 5 6 7, मान लीजिए ये एक एग्जांपल है जो अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा पर ही यूज होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ऑड वाला समझाते हैं। ठीक है, और एक नंबर ले लिया 3, तो ये 9 बन गया। तो n क्या हो गया? 9 हो गया। समझ में आई बात? अब इसको थोड़ा सबसे पहले आप ऑर्डर में सजा लो। देखो सबसे कम तो 2 है, तो 2 2 है तो 2 2 लिख लिया। उसके बाद 3 है तो 1 2 3 है, लिख दिया। 1 2 3 है। फिर उसके बाद 4 है, वो एक ही है। फिर उसके बाद 5 है, वो एक ही है। उसके बाद 6 है, ये भी एक है, और 7 भी एक है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी परफेक्ट है। समझ में आ रही बात? अब जो n है ये क्या है हमारा? ये ऑड है। क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए क्या हो जाता है? ये तो 9 है, तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो n की जगह 9 है, 9 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 10/2, तो कैंसिल होके 5। अब इसका हम 5, ये मीडियन नहीं हुआ,
ये मीडियन के पोजीशन को बता रहा है। क्या बता रहा है? ये मीडियन के पोजीशन को बता रहा है, यानी ये 5 नहीं, ये 5th है। इसलिए देखा होगा आपने कि यहां पर TH लिखा जाता है। तो अब जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को अरेंज किया है, ये अरेंजमेंट में 5th पोजीशन पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी इसका जो मीडियन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका मीडियन? ये आपका 3 हो जाएगा। क्या बन गया? आपका 3 बन गया। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? डन। देखो अब इसको अगर हम एक और एग्जांपल लें, कब? जब n इवन हो जाए। तो मैं इसी को हटा करके यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब इसके लिए मुझे ना एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है? देखिए 7 को मैंने हटा दिया, 7 को मैंने अपनी जगह से यहां से हटा दिया। अब जब अगर हम n गिनते हैं तो n गिन करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आया? 8। और 8 क्या है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो हम क्या कहेंगे? 8 जो है एक इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है? मीडियन इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां पर आप देखो जो n/2 है, n की जगह 8 रखेंगे तो 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया? 4th प्लस 5th अपॉन 2। अब ये देखिए बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि इस चीज को बहुत जल्दी से एक्शन लेते हैं और वो 4th प्लस 5th 9 अपॉन 2, सर 4.5 इज द मीडियन, डन है ना? लेकिन वो गलत है। ये जो फॉर्मूला है ये उस पोजीशन के लिए बताता है। ये दूसरी बार आपको बता रहा हूं, जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना आपका काम है कि ये सिर्फ पोजीशन को बतलाता है कि किस पोजीशन का आप नंबर लोगे, ठीक है? तो अब यहां देखिए 4th और 5th पोजीशन पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5th दोनों पर 3 है, तो मैं 4th पोजीशन 3 है और 5th पोजीशन भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2, 6 अपॉन 2, ये कैंसिल होके क्या बन गया बेटा? ये 3 बन गया। यानी इसका जो आपका मीडियन होगा वो भी क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये सिंगल नंबर जो अनग्रुप डाटा है उसका जो आप मीडियन निकालोगे तो ये दो फॉर्मूले अपनाओगे, ऑड वाला अलग, इवन वाला अलग। ध्यान दीजिएगा सही से, क्योंकि एग्जाम में ये भी आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो हम फुल फ्लेज में प्रैक्टिस में रहते हैं ग्रुप डाटा वाले के, और ये आ जाते हैं तो 2 से 3 नंबर छूट जाते हैं। तो जो अब हम अच्छे से मार्क्स के लिए जाते हैं तो एक एक नंबर का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अब यहां से देखिए ऐसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि नाउ वी ऐड अनदर कॉलम डिपिक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू फ्रीक्वेंसी टेबल एबव, एंड ये टेबल के लिए ही बताया गया और कुछ नहीं है कि ये मार्क ऑब्टेन किया गया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब ये आपका क्या हो गया? मैंने बताया था कि जब आप मीडियन निकालोगे तो उसमें जो याद रखोगे जहां से मीडियन आपको स्टार्ट करना है वो पहला टर्म जो है वो CF है। तो देखो CF कैसे निकलेगा? ये तो सेम रखोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद का नंबर जो है इसमें ऐड करते जाओगे। तो देखो 6 + 26 आ गया, फिर इसके बाद का नंबर जो है वो इसमें ऐड करते जाओगे, 26 + 24, क्लियर? फिर ये इसमें ऐड करोगे, फिर ये इसमें ऐड करोगे, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी फर्स्ट नंबर सेम लिखना है। बहुत इजी सी बात है, पहला जो नंबर है वो सेम लिखना है, उसके बाद हर एक नंबर को उसके निचले वाले नंबर से ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। और चूंकि आप इस FI को ही ऐड कर रहे हो
तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जो लास्ट नंबर होगा यही सम ऑफ एफ आई होगा। मीन में ध्यान है ना, यही सम ऑफ एफ आई होगा, क्योंकि ये जो आपने ऐड किया इसी को ऐड करके किया है ना, तो ये तो लास्ट वाला यही आएगा ना जो इन सब का सम होगा। आई बात समझ में? देखिए फ्रॉम टेबल एबव वी सी दैट क्या है कि जो n है, हमने बताया कि n/2 करके काम करते हैं, ये क्या है n है, तो जब हम n/2 की बात करते हैं तो 100/2 क्या बन गया 50, क्या बन गया 50। n क्या है यहाँ पर इवन है, 100 इवन होता है या ऑड होता है, ऑड मत कह देना, ठीक है। चलिए तो n/2 50 हो गया, और दूसरा नंबर क्या था n/2 + 1 था, तो 50 + 1 क्या हो गया 51 हो गया। लेकिन दोनों किसको बतलाता है, तो ये दोनों पोजीशन को बतलाता है। अब अगर आप देखोगे तो 50th पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन है और 51st पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों क्या है, ये आपको 28 और 29 है। यहां देखिए, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा ताकि जिसे मैं समझाना चाहूं उस पर आपका ध्यान जाए। देखिए ये जो 58 है और 51 है ये ऐसे बन रहा है, तो क्या बन गया 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ गया मीडियन का 28.5 आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है मीडियन को लेकर के? अब यहां पर देखते हैं थोड़ा सा लेस देन मोर देन, ये सब चीजें समझते हैं क्या है कैसे है। सबसे पहले तो ये मार्क ऑब्टेन है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अब यहां पर अगर हम लेस देन की बात करते हैं, दो तरह के टर्म यहां से उठते हैं, एक लेस देन की बात करेगा, एक मोर देन की बात करेगा। अगर लेस देन की बात करेगा तो हर एक के अपर लिमिट से काम है, हमें समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक के अपर लिमिट से काम है। जैसे इसका अपर लिमिट 10 है तो लेस देन 10 लिखा, इसका अपर लिमिट 20 है तो लेस देन 20 लिखा, क्लियर, डन। और एंड सो ऑन, लास्ट में गए तो लेस देन 100 हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये f है, इससे अगर हम CF तैयार करते हैं तो पहला सेम है 5, दूसरा 5 + 3 8, और इसी तरीके से अगले में 4 ऐड किया 12, फिर 3 ऐड किया तो 15 एंड डॉट 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 8 जब लास्ट में ऐड किया तो 53 आ गया। समझ में आई बात? ये लेस देन का चार्ट तैयार हुआ। अब ये ऐसा क्यों समझ रहे हो, इसका जो इस चीज के ऊपर से जो पर्दा उठेगा ये अभी आगे आएगा, ठीक है। अब एक बार यहां देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एबव is called the cumulative frequencies. Distribution of the less than types are upper limit of the respective class interval। तो ये तो बता चुका हूं कि क्या होता है, तो जो बता रहा हूं यही चीजें सारे यहाँ स्टेटमेंट में है बच्चों, आपके सामने ये बता भी रहा हूं और स्टेटमेंट में भी आपके सामने है ये, क्लियर। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो बनता है इससे मोर देन का बनता है। जिस तरीके से आपको बताया था कि 10 के लिए जो अपर लिमिट लेते हैं वो तब लेते हैं जब लेस देन की बात होती है, तब लेते हैं जब लेस देन की बात होती है, और उसी तरीके से जब हम मोर देन की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोअर लिमिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोअर लिमिट की। मोर देन और इक्वल टू 0, फिर मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, सब में मोर देन। अब लेकिन यहां CF जो है वो वैसे नहीं बनेगा जैसे आपका बनता था। कैसे बनेगा? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसको हम ऐड करते जाए यहां, जैसे ये 5 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 18 हो गया, देन 22 हो गया, देन 29 हो गया, देन 38 हो गया, देन 45 हो गया और देन 53 हो गया। ऐसा ही कुछ था, ठीक है, डन। लेकिन लेस देन के साथ तो हम सीधा सीधा करते क्या थे कि ये 10 और 5, 20 और 8, 30 और 12, कुछ ऐसा बनता था कॉम्बिनेशन। लेकिन मोर देन के साथ जो बनेगा वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सबसे लास्ट में है वो नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 53 कह रहा है कि मोर देन 0। अब मोर देन 0 तो एवरीथिंग में होता है, मोर देन 0 व्हाट, मोर देन 0 तो सब आया, तो सब आया, तो इसलिए हम यहां स्टार्ट कहां से ले रहे हैं 53 से ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? डन।
अब फिर कह रहा है कि मोर देन 10 क्या होगा, तो मोर देन 10 क्या हो सकता है, मोर देन 10 मतलब अगर हम ऐसे कवर करें तो इतना है मोर देन 10। देखिए इसको हटाइए अब थोड़ा, एक मिनट, अगर हम मोर देन 10 की बात करें तो इतना है मोर देन 10, यानी ये सब केवल 53 में से इसको माइनस कर दिए 48। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है कि फिर कह रहा है कि मोर देन 20, अगर मोर देन 20 कह रहा है हमें, अगर मोर देन 20 कह रहा है यहां पर देखिए फिर से, तो 20 के बाद मतलब क्या, यहां के बाद सारा, तो यहां के बाद सारा क्या 48 से फिर आप क्या माइनस कर दोगे, ये 3 माइनस कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो। समझ में आ रही बात। जहां से मोर देन कहेगा तो उसके नेक्स्ट से माइनस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये लेस देन और मोर देन जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके लिए एक और जरूरी बात जो समझाना था, इसका भी सिलेबस में अंदर बाहर चलता रहता है, ठीक है ना, ये भी सिलेबस का इन और आउट का मैटर है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मोर देन और लेस देन को भी समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो देखिए इस तरीके से जो इसका पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0,53। अच्छा चलिए ये पॉइंट वाली चीजें आगे समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या है, जैसे कह रहा है नाउ फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का मीडियन हमें फाइंड करना है। तो मोर देन और लेस देन तो हमने समझ लिया। अब इन चीजों का क्या होता है यूज, जैसे अगर ये सिलेबस से बाहर भी है ना, तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो मोर देन स्टाइल में दे देगा, लेस देन स्टाइल में दे देगा, और हमें पूरी तरीके से हैबिट है क्या, मतलब समझिए एक क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मीडियन का ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ देगा आपका मतलब कि ओजीव वाले ही, आगे ओजीव आपको पढ़ाना है जिसका मेन रिलेशन है मोर देन लेस देन का ओजीव से, लेकिन इन नॉर्मल क्वेश्चन के लिए भी मोर देन लेस देन स्टाइल में पूछ देता है। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो नॉर्मल को तो जो पहले मोर देन या लेस देन के स्टाइल में है पहले उसको चेंज करोगे इस स्टाइल में, तभी तो आप इसका मीडियन निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। पहले चेंज करोगे इस स्टाइल में, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि मोर देन और लेस देन को हम कैसे, कोई ग्रुप डाटा को फ्रीक्वेंसीज को मोर देन लेस देन में कैसे चेंज करें, और मोर देन लेस देन को कैसे हम ग्रुप में और फ्रीक्वेंसी में चेंज करें, ये भी हमें आना चाहिए, नहीं तो इनकी वजह से आते हुए हम गलती कर सकते हैं। सिर्फ हम सोच के जाएंगे कि मीडियन तो मुझे आता है निकालना, मीन तो मुझे आता है निकालना, मोड तो मुझे आता है निकालना, एग्जाम में क्वेश्चन का स्टाइल दिया बदल, उसके लिए तैयारी नहीं की, गलती हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मीडियन के लिए चलते हैं थोड़ा। देखिए ये पार्ट नहीं गिवन होगा, इतना आपको मोस्ट ऑफ टाइम गिवन होगा। हाँ कभी कभी ये ग्रुप इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल और सीएफ गिवन होगा, तब आपको एफ निकालना होगा, मतलब हेर फेर करके आता है, लेकिन नॉर्मल एफ और क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लियर। अब सीएफ तो आपको निकालना है, निकाल लेंगे, ठीक है। जो लास्ट में आया है वो है 53, क्या आया है 53, ठीक है, डन। अब 53 में हम क्या करते हैं कि एक ऑड नंबर है 1 ऐड करके 2 डिवाइड कर दिया, ये कहां बन जा रहा है आपका, ये देखो 54 डिवाइडेड बाय 27। अगर आप 27 देखोगे तो 27 किन के बीच में आता है, तो 27 22 और 29 के बीच में आ रहा है। किसका किसका बीच हम देखते हैं, हम सीएफ के बीच में देखते हैं। तो 27 जो है 22 और 29 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जिन दोनों के बीच में आ जाए उसके नीचे वाले नंबर को हम ऐसे कवर कर देते हैं, ये पूरा घेर दिया सर्कल। अब यही जो है ये हमारा मीडियन क्लास बन जाता है। अब 1 मार्क्स का मीडियन क्लास ये पूछेगा कौन सा है, तो आप कहोगे 60 to 70। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 1 मार्क्स में ऐसे टेबल दे देगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मीडियन क्लास कौन सा है, तो आप ऐसे बताओगे 60 to 70। समझ में आ रही बात, टर्न क्लियर हो गया, ओके कर दे। अब यहां देखिए इसके आगे की जो कहानी ऐसा है कि इसका एक नंबर जो है ना, लगभग एक, अभी जो मतलब केस बेस स्टाइल जब से होने लगा है तब से केस बेस में एक स्टैटिकल क्वेश्चन जो है जरूर पूछता है। मतलब एक क्वेश्चन दे देगा ऊपर, 5 उसके जो हैं वो उसके टाइप दे देंगे, मतलब 5 क्वेश्चन दे देंगे, 5 पार्ट्स दे देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। इसमें बताओ कौन सा मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सीएफ क्या होगा, एन क्या होगा,
ऐसे ऐसे करके 4 भाग 5 भाग में बदल देते हैं, लास्ट में मीडियन क्या होगा। तो हर एक छोटी बात, जब से ये MCQ टाइप बना है स्टाइल, तब से हमें हर एक छोटी बात जो है, जो आता है वो बेकार नहीं जाता है, सबके नंबर टुकड़ों में हमें मिल जाते हैं, जो नहीं आया उसी के नंबर नहीं मिलते। तो देखिए ये हो गया हमारा 60 to 70 जो है वो मीडियन क्लास हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या सारी चीजें, ये जो फार्मूला है, इन फार्मूले में सारी चीजें होती क्या है, जो ये मीडियन क्लास है उसमें CF के ऊपर का जो नंबर है ये CF हो जाता है, फिर मीडियन क्लास में ही फ्रीक्वेंसीज का जो होता है ये FI हो जाता है, जो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है वो L होता है, और क्लास साइज जो होता है मीडियन क्लास का वो H हो जाता है। यानी सारी चीजें हमें मिल गया। लिखने का स्टाइल भी आप एक्सरसाइज में आप ऐसे ही रखोगे, वहां भी सारी चीजें लिखोगे, और ये स्टेटमेंट मत लिखना, ये तो यहाँ फर्स्ट है इसलिए बता दिया। और इस पे इसकी हैबिट बदलना मत, क्यों? क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करोगे तो बदल दोगे कि अब मुझे तो एकदम मतलब मैं महारथ ही हो चुका हूँ, लेकिन फिर ये धीरे धीरे आपकी कमियां हो जाएगी। और ये हैबिट रखोगे कि यहीं पे सारी चीजें मैं लिख लूँ, तो मजाल है कि कभी कोई गलती हो जाए। ठीक है, डन। देखिए अब ये सारी चीजें हो गई, फॉर्मूला देख लो, L की जगह आप रख दोगे क्या 60, N/2 क्या हो गया 53 बाई समथिंग जो भी है 26.5, फिर क्या हो गया आपका CF क्या हो गया ये देख लीजिए 22, फिर F क्या हो गया ये देख लीजिए, फिर H क्या हो गया इसका साइज जो कि 10 है। सारी चीजें रख करके आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, डन। चलिए देखिए एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आज के पर्सपेक्टिव से कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है, बहुत ज्यादा ये आता है। ये सब सारी चीजें जो ना बिल्कुल एकदम NCERT के है, समझे, समझ में आ रही बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो बेकार आपको बताया जा रहा है कि जो मतलब ऐसी छोड़ दीजिए, वो मतलब इंटरटेनमेंट के तौर पे आपको कहा जा रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें हैं। जो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंड बन रहा है कि एक MCQ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। इस फॉर्मूले से मोड दे देगा, मीन दे देगा, कहेगा मीडियन निकालिए, इसी फॉर्मूले से निकालोगे। मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, कहेगा मीन निकालिए, इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन ऐसा भी देखने में मिला है कि इनमें से इसको 4-5 स्टाइल में लिख दिया, इसको डिस्टर्ब करके, जैसे मैं डिस्टर्ब करके इसको लिख रहा हूं। देखिए मोड इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मैंने एक डिस्टर्ब किया, इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे 4 जो हैं इसके ऑप्शन बना दिए। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर लगभग एक क्वेश्चन अब तय हो चुका है। अब देखिए आते हैं हम ओजीव के ऊपर। किसके ऊपर? ओजीव। ओजीव क्या होता है? द टर्म ओजीव इज प्रोनाउंस्ड एज ए ओजीव एंड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ओजी। क्या बोलते हैं इसको? ओजी, ओजी भी कहते हैं। इससे मतलब ये हमें मिला है, ओजी वर्ड से ओजीव मिला है। ठीक है, डन। अब ये कह रहा है कि ओजी इज ए शेप कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉन्केव आर्क फॉलोइंग इनटू द कॉन्वेक्स आर्क, सो फॉर्मिंग एन एस शेप कर्व with a vertical end. In architecture, the OG shape is one of the characteristic of the 14th and 15th century Gothic styles. अब ये जो Gothic styles है ना, उसमें 14 और 15 सेंचुरी में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये है हमारा ओजीव जो हमें ओजी से मिला है। इसके मतलब अब तो जैसे क्वेश्चन तो किसी चीज के ऊपर बन जाता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि पैथागोरस कहाँ के थे और ये सब चीजें बन जाता है। तो जितनी ज्यादा आप जानकारी रखोगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन मेनली जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उनका इनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। आपका काम जो है न्यूमेरिकल फार्मूले से चल जाता है, लेकिन आना सारी चीजें एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कब सामना करना पड़ जाए कौन सी बातों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, जिस तरीके से हमने लेस देन ओजीव को समझा था उसी तरीके से अब हम मोर देन ओजीव को समझते हैं। ठीक है, पहली चीज ये जो टेबल है ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, नो डाउट, कि ये और ये दो हमारे क्वेश्चन के पार्ट होंगे। CF वहां से फाइंड करेंगे हम, और मोर देन ओजीव के लिए क्या करते हैं कि 0, 10, 20, 30 इस वाले लोअर लिमिट के टर्म्स को हम लेते हैं। क्लियर?
जो फर्स्ट होगा उससे बड़ा तो सब है तो 53, जो सेकंड होगा उससे बड़ा सब है एक्सेप्ट 5 यानी 53 माइनस 5 48, ये जो थर्ड होगा उससे बड़ा सब है एक्सेप्ट ऊपर वाले दोनों नहीं, 5 प्लस 3 8, 53 माइनस 8 यानी 45। तो इस तरीके से एक एक टर्म करके ये हमारे जो हमारा चार्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमें ग्राफ पर जिस तरीके से हमने पॉइंट को प्लॉट किए थे, तो यहां पर भी हमें पॉइंट की जरूरत होगी जो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला देखिए मोर देन 0 इक्वल टू ये जो है 53 के साथ है तो 0,53। फिर नेक्स्ट क्या है 10 और 48 तो 10,48 एंड सो ऑन, लास्ट वाला 90 और ये 8 तो 90,8। अब ये जो पॉइंट है एक्स वाई के टर्म में, अब इसको क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। अब यहां देखिए पहला है x का 0 तो 0 है तो कहीं नहीं जाएगा यहीं रहेगा, y का 53 तो 0,53 ये जो है वो 0,53 हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं मान लीजिए 40 वाली इसकी बात करते हैं तो 40,38, x का 40 और y का 38 यानी ये यहां पर 40,38। समझ में आ रही बात। इस तरीके से सारे पॉइंट को अगर हम यहां प्लॉट कर दें और प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट को मिला दें तो ऐसा बनेगा यानी कन्वेक्स टाइप शेप बनेगा। क्लियर। तो ये जो कन्वेक्स टाइप शेप बना है यही हमारा मोर देन ओजीव कहलाता है। क्या कहते हैं इसको हम, मोर देन ओजीव। लेस देन ओजीव कैसा था, ऐसा था। अब मोर देन ओजीव कैसा है, ऐसा है। समझ में आई बात। आगे इससे मीडियन भी फाइंड किया जाता है। जो n/2 होता है ये यहां करके प्लॉट करके ऐसे गिरा देते हैं इन दोनों का क्रॉस, तो ये मीडियन हो जाता है। ये बातें आगे बताई गई है। देखिए यहां कुछ ऐसे फिगर है जहां से हमें पता चलेगा कि हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर देन ओजीव एंड लेस देन ओजीव। ये क्वेश्चन में भी आता है कि मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव की मदद से मीडियन बताइए और यहां पर जो मीडियन होगा उसको फॉर्मूले से वेरीफाई कीजिए। समझ में आ रही बात। तो अब यहां देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ है उसको देखिए। जैसा कि अभी हमने ये क्या था, ये कि मोर देन ओजीव है, ये क्या सॉरी लेस देन ओजीव है, ये क्या है लेस देन ओजीव है। ठीक है, लेस देन ओजीव है। लेस देन ओजीव ऐसे गिरता है ना, मोर देन ऐसे गिरता है। तो अब यहां जो हमारा n की वैल्यू होगा ये लगभग, या ये मतलब किसी भी एग्जाम्पल का एक पिक्चर है जहां समझाया जा रहा है आपको। अब ये जो n की वैल्यू है वो जो कुछ भी हो, मान लीजिए 25 के अराउंड होता है, तो उससे सीधा हम ग्राफ के ऊपर ऐसे लाइन गिराएंगे और सीधे ऐसे गिरा देंगे। तो 60 और 70 के बीच का एक नंबर है 66.4 जो कि आंसर होगा। तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ एक पिक्चर लिया गया, एक एग्जाम्पल का ये पिक्चर है कि कैसे अगर आप सिर्फ लेस देन ओजीव से या मोर देन ओजीव से ये बता सकते हो कि ग्राफ की मदद से मीडियन क्या होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि आपका पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए, ग्राफ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो कॉपीज के ऊपर आप बनोगे तो 80% चांसेस हैं कि सही हो, 20% चांसेस हैं कि गलत हो जाए। तो क्यों इतना रिस्क लेना। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर ये चीजें हमेशा, इसलिए ग्राफ इसके लिए आपको अलग से मिलेगा। जब लेस देन और मोर देन दोनों डाटा हो और उसकी मदद से हमें पता करना हो कि क्या होगा आपका मीडियन, तो देखिए ये जो दोनों लेस देन है और ये जो मोर देन है, ये दोनों जहां कट करेंगे वहां से सीधा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर देंगे। जो इनके बीच का नंबर होगा वही हमारा, जहां पे गिरेगा वही हमारा मीडियन बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तीसरे के लिए देखते हैं। देखिए फिर ऐसा एक मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव का ये एग्जांपल लिया गया है और यहां जहां कट करता है वहां से सीधे इसके ऊपर गिराया गया है जो कि 17.5 है। ये सब एग्जांपल एक्सरसाइज की एनसीईआरटी के फोटो है, तो ये सब सारी याद भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट मदद करेगा। चलिए एन एवरेज सब कुछ जानते हैं, मीन मीडियन मोड और रेंज, ये सब सारी चीजें क्या होता है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। फिर आपको एक चार्ट पूरा तैयार करके बता देंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इतना अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा कि एक्सरसाइज के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। देखो एवरेज वैल्यू जो होता है यही मीन होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये सब चीजें हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। एड अप ऑल द नंबर्स, डिवाइड सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यू,
यानी किसी भी अगर नंबर में सीधी सीधी बात करें छोटे टर्म में, तो नंबरों को जोड़ें और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करें तो हमें मीन मिल जाएगा। सीधी बात है। कहाँ पहुंच चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, अब ये सब तो आसानी से समझ रहे हैं। फिर है मीडियन। हाउ टू फाइंड द मीडियन? पुट द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले मीडियन के लिए क्या करते हैं, नंबरों को अरेंज करते हैं। जैसे 2 3 2 4 है तो नंबर को हम अरेंज करेंगे ऐसे, यही बात कह रहा है। दूसरा, द नंबर इन द मिडिल इज द मीडियन। जो मिडिल में होता है ये डिपेंड करता है क्या, कि n इवन है या n जो है वो हमारा क्या है, ऑड है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो जो मिडिल में होगा, नियरेस्ट आर द टू मिडिल नंबर्स, ऐड देम एंड डिवाइड बाई 2। यानी ये यही फॉर्मूला, एक n+1/2 का होगा जब ऑड होगा, और एक n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ph/2 का होगा। यानी जो भी होगा ये ऑड के लिए है और ये इवन के लिए। समझ में आ रही बात? यही बात है। दूसरा, तीसरा है मोड। क्या है? नो मोड इफ ऑल द नंबर्स अकर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ गया बीच में थोड़ा सा। ऐसे जब भी कुछ कंडीशन मिल जाए 1 मार्क्स में दे देगा, बताएगा कौन सा मोड है, तो एस का कोई मोड ही नहीं बनेगा जब कह रहा है कि सारे नंबर सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम रिपीट होते हो। जैसे मान लीजिए 2 2 3 3 4 4, यहाँ 5 एक ले लीजिए, फिर यहाँ 5 लिख लीजिए, सब 2 बार आ रहा है ना, मोड नहीं बनेगा, खत्म, कहानी वही रुक गई। ठीक है? फिर कह रहा है मोर देन वन मोड इफ मोर देन वन नंबर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट। एक से ज्यादा अगर होंगे, बार बार आ रहा होगा, तो वो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा मोड बनेगा। क्लियर? आते हैं रेंज के ऊपर। बड़ा रेंज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, फिर यहाँ देख लीजिएगा क्या चीजें हैं। जैसे कि बहुत सारे अगर नंबर हो, 2 3 8 5 7 9, छोड़िए 9 15 ऐसे हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम का जो डिफरेंस होता है वही हमारा रेंज होता है। क्लियर? लेकिन अब यहां देखिए क्या, हाउ टू फाइंड द रेंज? पुट द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द लार्जेस्ट, आसानी से। तो रेंज के ऊपर आता है क्वेश्चन, इसलिए रेंज यहां बताया जा रहा है आपको। एक क्वेश्चन रेंज के ऊपर रख देता है एमसीक्यू टाइप में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है? चलिए अब एक बार थोड़ा इन सब का एवरेज देखते हैं क्या होता है। देखिए सारी चीजें जान गए, अब मीन मीडियन मोड सबका एक मैं रिवीजन इन शॉर्ट करवा दे रहा हूं। अभी जो मैं ये करवा रहा हूं आपको, अगर आपने इस चार्ट को केवल याद रखा तो समझिए आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है और आसानी से आप पूरे एक्सरसाइज कर लोगे। देखिए जो स्टैटिक्स है, ठीक है, इसको यहां पर हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा हो जाता है आपका मोड। ठीक है? और जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे मैथ के लिए फॉर्मूला जरूरी है। अगर ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री के नंबर है, और नहीं तो आप मतलब एक गिफ्ट जो है आपको मिल रहा है वो आप छोड़ के चले जाओगे। ठीक है? देखिए मीन जो है क्या है, मीन के 3 मेथड है मीन सॉल्व करने की। क्या होते हैं? एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? ये 3 मेथड होते हैं जो मीन के होते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। अगर इसकी बात करें तो x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ fi di अपॉन सम ऑफ fi। ठीक है? जहां पर a क्या होता है, एज्यूम्ड होता है। और तीसरे मेथड की बात करें तो a प्लस सम ऑफ fi ui अपॉन सम ऑफ fi इंटू h हो जाता है। क्लियर? अब अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन किस तरीके से होते हैं, 2 होते हैं। एक अनग्रुप वाले जो भी एग्जाम में आते हैं, क्या, अगर n ऑड हो तो
n प्लस 1/2 TH। क्लियर है? अगर n इवन हो तो समझ चुके हैं ऑड और इवन कैसे, तो जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n/2 TH n/2 प्लस 1 TH अपॉन 2। अब ग्रुप डाटा की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप डाटा की, तो उसके लिए क्या हो जाता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मोड की बात करते हैं तो वन ग्रुप वाले, मतलब जो अनग्रुप डाटा है उसका तो सिंपल है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज वाला है वो ले लिए, यानी अनग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, अनग्रुप के लिए क्या हो जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का होता है, ठीक है। और अगर ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है हमारा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझ में आ रही बात? क्लियर? पहले सॉल्व हमेशा इस ब्रैकेट को कीजिएगा इंटू H के साथ, तब L में जोड़िएगा। यहां पर भी इसे सॉल्व कीजिएगा, एक साथ सब में लेने लगेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 14.1 के लिए है, ये 14.2 के लिए है, और ये 14.3 के लिए। सब में सिर्फ इतना याद कर लोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। एक हमारा मोर देन लेस देन ओजिम के लिए बनता है, जो भी हम समझ चुके हैं वो 14.4 होते हैं। अब मीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मीन के क्वेश्चन बनाते हैं तो XI ध्यान रखते हैं, जब मीडियन के क्वेश्चन बनाते हैं तो CF ध्यान रखते हैं, और जब मोड के क्वेश्चन बनाते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ध्यान में रखते हैं। ये वो बातें हैं जिनके बेस पर आपका जो मीन का एक्सरसाइज है, जो मीन का एक्सरसाइज मीडियन मोड का जो चैप्टर है, जो स्टैटिक्स का है, वो काफी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना से काम आपका बहुत बेहतरीन चलेगा। इस तरीके से इसका इंट्रो जो स्टैटिक्स का था यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज के लिए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।